दोस्तों यूएस ईरान वॉर के बाद से इंडियन मार्केट्स काफी सफर कर रहे हैं। The conflict is significantly impacting India by driving up fuel prices. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती जंग ने मार्केट की नींद उड़ा रखी है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट्स ही नहीं, कमोडिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, सब पे इसका इम्पैक्ट है। और इस वॉर ने हमें वापस एक थीम की तरफ सोचने पे मजबूर कर दिया है, एक शब्द की तरफ जो 2020 से काफी पॉपुलर था, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना देख रहा है। आज के दिन हम कई ज़रूरी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। आपने हमारे पहले के वीडियोस अगर देखे होंगे तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि बैटरी से लेकर ड्रोन्स तक, कंटेनर से लेकर शिपिंग तक, हम क्या पूरी दुनिया चाइना पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम बहुत कुछ दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे होते, पर आज के दिन ऐसा नहीं है। हमारी मशीनरी, रॉ मटेरियल, लेबर की टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ये सब आज भी जापान, चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज से बहुत पीछे है। डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमें हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और इसको बूस्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट 2020 से कोशिश में लगी है। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नाम से एक स्कीम निकाली थी, जिसका उद्देश्य ये था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दें और हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस को 13 to 14% ऑफ जीडीपी से 25% ऑफ जीडीपी पर लेकर जाएं। पर पीएलआई स्कीम्स ने क्या वाकई कुछ इंप्रूव किया है? क्या हमारे देश की कंपनीज वाकई इन इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठा रहे हैं? वो किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे लिए ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का आइडिया लगे। देखो, पीएलआई स्कीम को आए हुए 4 से 5 साल तो हो गए हैं, और इन 4-5 सालों में 1,91,000 करोड़ रुपीज़ के पीएलआई स्कीम्स अनाउंस हुए हैं। बट ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं। एक्चुअल में इस 1,91,000 करोड़ में से अब तक बस 15% बांटा गया है, 15, यानी करीबन 28,000 करोड़। रिलायंस न्यू एनर्जी, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनीज भी पीएलआई स्कीम्स में सिलेक्ट हुई थी, लेकिन इनमें से किसी ने अभी तक इंसेंटिव क्लेम करने के कंडीशंस को अचीव नहीं किया है। तो ऐसा क्यों है कि इंसेंटिव स्कीम्स हैं पर कंपनीज उन्हें ले नहीं पा रही है? क्या स्कीम्स के स्ट्रक्चरिंग में, पॉलिसी में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है? एक तरफ दोस्तों हमें न्यूज़ आर्टिकल्स मिले जो कह रहे हैं कि पीएलआई वगैरह बंद हो जाएगा, दूसरे सेक्टर्स में नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हर थोड़े दिन में पीएलआई स्कीम का सक्सेस पब्लिश करते रहती है। 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स, 20 लाख करोड़ रुपए के सेल्स, 14 लाख जॉब्स क्रिएटेड। उनके हिसाब से पीएलआई के कारण पिछले 5-6 साल में ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो आखिर जेन्युइन बात क्या है? क्या भारत को वाकई पीएलआई से फ़ायदा हुआ है? एंड कंपनीज इसका क्लेम क्यों नहीं ले पा रही हैं? दोस्तों आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। वीडियो को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले हम समझेंगे कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप अगर ये पहले से जानते हैं तो आप वीडियो डायरेक्टली सेकंड सेगमेंट से देख लेना। सेकंड सेगमेंट में हम पीएलआई स्कीम्स के अब तक के परफॉर्मेंस को डीपली स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि वो वाकई काम कर रहे हैं या नहीं। एंड फाइनली थर्ड सेगमेंट में हम समझेंगे कि जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ ने ग्रोथ के लिए क्या मॉडल चूज़ किया है, और क्या भारत की कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और पीएलआई ही ग्रो करने का इकलौता तरीका है, या फिर हम कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। शुरू करते हैं। भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत 2020 में हुई एंड इसके 2 बड़े लक्ष्य तय किए गए। पहला, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इंपोर्ट्स कम करना, और दूसरा, भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रीब्यूशन को 13-14 से बढ़ाकर 25% तक लेकर जाना। बेसिकली जैसे चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड्स फैक्ट्री बना लिया, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन हो। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए। अगर कंपनीज नई फैसिलिटी बिठाती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है और सेल्स बढ़ाती है तो सरकार उन्हें कुछ पैसे देगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा सेल्स, उतना ज़्यादा इंसेंटिव्स। इसीलिए इस स्कीम को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई कहते हैं। इस इंसेंटिव के सहारे से कंपनीज अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर पाते हैं और सस्ते इंपोर्ट से कम्पीट कर पाते हैं। भारत में पीएलआई की शुरुआत हुई 3 सेक्टर्स से: मोबाइल फोन्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज और मेडिकल डिवाइसेस। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 13 और सेक्टर्स स्कीम में ऐड किए गए, जैसे कि ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, स्पेशलिटी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वाइट गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, ड्रोन्स, बैटरीज वगैरह।
इन सब सेक्टर्स में लगभग 1,91,000 करोड़ के इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए। इंटेंट तो क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, लेकिन क्या ये स्कीम्स वाकई काम कर रहे हैं? ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि पीएलआई स्कीम वर्क कैसे करता है। एक स्कीम बनती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तभी हम उसको डिटेल में अच्छा या बुरा बता पाएंगे। अब देखो, किसी भी पीएलआई स्कीम के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला पिलर एलिजिबिलिटी, कौन सी कंपनी इस स्कीम में अप्लाई कर सकती है। दूसरा पिलर टेन्योर, कि ये स्कीम कितने समय तक चलेगा, एलिजिबल कंपनीज को कब तक इस स्कीम से फायदा होता रहेगा। तीसरा पिलर इंसेंटिव का अमाउंट कितना बड़ा है, कि इंसेंटिव कितना होगा। नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिठाने के लिए सरकार कंपनीज को कुल कितने पैसे देगी। और फाइनली चौथा पिलर इंसेंटिव का मैथ, कि ये इंसेंटिव कैलकुलेट कैसे होगा। सेक्टर के नेचर और नीड के हिसाब से अलग अलग पीएलआईज में अलग एलिजिबिलिटी और इंसेंटिव क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रोन सेक्टर में भारत की कंपनीज चाइना से बस नॉकडाउन किट्स इंपोर्ट करती थी और उन्हें भारत में असेंबल कर देती थी। बट हमें ड्रोन्स में भारत के बने कंपोनेंट्स की वैल्यू बढ़ानी थी, तो ड्रोन्स के पीएलआई में एलिजिबल होने के लिए कंपनीज को सेल्स वैल्यू में एटलीस्ट 40% वैल्यू एडिशन भारत में ही करना पड़ा, और इस वैल्यू एडिशन का 20% कंपनीज को इंसेंटिव के तौर पर मिल गया। दूसरी तरफ जब हम हाई केपेक्स सेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि स्टील, तो उसमें एलिजिबिलिटी के लिए कंपनीज का नेटवर्थ देखा जाता है। इन केसेस में इंसेंटिव को रेवेन्यू ग्रोथ से लिंक किया गया है। जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतना ज़्यादा इंसेंटिव। आप ये 4 पिलर्स एलिजिबिलिटी, टेन्योर, अमाउंट ऑफ इंसेंटिव और इंसेंटिव कैलकुलेशन, ये आप याद रखना, ये आगे काम आएगा। अब पीएलआई के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम 5 पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ा है या नहीं, पीएलआई डिस्पर्सल्स कैसे रहे हैं, जॉब क्रिएशन हुआ है या नहीं, कितने इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हुए हैं, और क्रिटिकल कंपोनेंट्स के इंपोर्ट्स को हम लोकली कितना सब्सटीट्यूट कर पा रहे हैं। सारे पैरामीटर्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर। पीएलआईज का एक बड़ा मकसद था भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को 25% तक लेकर जाना, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये नंबर बढ़ने की जगह गिरे जा रही है। आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में बस 13 से 14% कंट्रीब्यूशन है। तो इस पैरामीटर को देखकर यही लगता है कि बहुत काम करना बाकी है। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का शेयर डबल होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं, पीएलआई डिसबर्सल्स। इंसेंटिव तभी बढ़ता है जब टारगेट अचीव होता है। जितना टारगेट कंपनीज अचीव करेंगी उतना ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलेगा। पीएलआई स्कीम्स को 1,91,000 करोड़ का अमाउंट अलॉट हुआ था। इसमें से कंपनीज अब तक सिर्फ 15% अमाउंट क्लेम कर पाई हैं। जब हम सेक्टर वाइज डेटा देखते हैं तो उसमें भी दिखता है कि सिर्फ 4 सेक्टर्स में डिसबर्सल रेट 20% के ऊपर है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और ड्रोन्स। अब तीसरे पैरामीटर जॉब क्रिएशन को देखते हैं। हमारी यंग कंट्री के लिए जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएलआई से जो इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएशन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है, वरना इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ सकती है। जब पीएलआई स्कीम्स लॉन्च किए गए थे तब उनका टारगेट था 39 लाख जॉब्स क्रिएट करना। एक्चुअल में अब तक लगभग 14 लाख जॉब्स ही क्रिएट हुए हैं। ये प्रॉब्लम एक तरह से डिसबर्सल से भी लिंक्ड है। इन्वेस्टमेंट टारगेट्स मीट होंगे तो ये नंबर भी थोड़ा और ऊपर जाएगा। अब आ जाते हैं चौथे पैरामीटर पे, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के बिना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना काफ़ी डिफिकल्ट है, और बिना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट कितने हुए ये देखना बहुत ज़रूरी है। पीएलआई के कारण टारगेटेड इन्वेस्टमेंट का 62% अचीव हो चुका है। इन सारे इनिशिएटिव्स का दोस्तों एक मेन मकसद है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो हमारा 5th पैरामीटर है। अब हर सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने इसको क्वांटिफाई नहीं किया है, लेकिन जिन सेक्टर्स में ये डेटा दिया गया है वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। बल्क ड्रग्स में हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ के 83% हो गया है। मोबाइल फोन्स के इंपोर्ट्स लगभग 77% गिर गए हैं। 99% डोमेस्टिक डिमांड अब लोकल प्रोडक्शन से ही फुलफिल किया जाता है। वाइट गुड्स में वैल्यू एडिशन 20% से बढ़ के 55% हो गया है। फॉक्सकॉन, डिक्सॉन, सैमसंग, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें पीएलआई से काफ़ी फायदा हुआ है। हमने सेक्टर वाइज पीएलआई के प्रोग्रेस का टेबल बनाया है। इसके स्प्रेडशीट डॉक का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप रेफर कर लेना। दोस्तों, काफ़ी पीएलआई स्कीम्स को एक्सपायर होने में अभी वक्त है एंड उनके अराउंड केपेक्स स्टार्ट हो गया है, तो उनके परफॉर्मेंस के इंप्रूव होने का अब भी स्कोप है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के सारे फैक्ट्स हमने आपके सामने रख दिए हैं। वाकई काम कर रहा है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि जब पीएलआई के कारण कंपनीज ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर वो अभी तक इंसेंटिव्स क्यों क्लेम नहीं कर पा रहे हैं।
हम जब इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले तो हमें पीएलआई में दो बड़े प्रॉब्लम्स समझ आए। पहला, स्कीम के स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम्स, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत टफ होना वगैरह। और दूसरा, जिस प्रोडक्ट के लिए इंसेंटिव दिया गया है या दिया जा रहा है उसके सप्लाई चेन में इश्यूज आना। इन दोनों इश्यूज के कारण कंपनीज के इन्वेस्टमेंट से ऑपरेशनलाइजेशन के सफर में काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दोनों प्रॉब्लम्स, स्कीमों के स्ट्रक्चर और सप्लाई चेन इश्यूज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्कीमों के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स। बैटरी सेक्टर के पीएलआई स्कीम का एग्जाम्पल लेते हैं। बैटरी के पीएलआई में एलिजिबल होने के लिए कंपनीज को सेक्टर में प्रायर एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं थी और मिनिमम बिड साइज 5 गीगावाट आवर्स का था, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। एज अ रिजल्ट सिर्फ 3 कंपनीज इस स्कीम में सिलेक्ट हुई, रिलायंस, ओला और राजेश एक्सपोर्ट्स। और इन तीनों कंपनीज के पास इस सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बिना एक्सपीरियंस के उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। रिलायंस जैसे बड़े कंपनीज भी आज तक इस सेगमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जिस चाइनीज़ फर्म से लिथियम आयन टेक्नोलॉजी लाइसेंस करने वाले थे, उस फर्म ने पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया। ऑफ कोर्स ये कंपनी के लिए एक अनकंट्रोलेबल चीज़ है, बट फिर भी देश को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। बैटरी सेक्टर की तरह स्पेशलिटी स्टील की पीएलआई में भी एलिजिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। उसमें गवर्नमेंट को एप्लीकेशंस अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम को अपडेट करना पड़ा। इससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिलेज आने लगे। हर सेक्टर में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंसेंटिव के कंडीशंस हैं, तो सबके प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। किसी सेक्टर में इनएक्सपीरियंस कंपनीज को इंसेंटिव मिल गया है तो किसी सेक्टर में इंसेंटिव ज़रूरत से कम है। पर प्रॉब्लम सिर्फ स्कीम्स के स्ट्रक्चर का नहीं है। अगर लोकली मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना इतना ही आसान होता तो भला इंसेंटिव्स की ज़रूरत ही क्या पड़ती। ज़्यादातर कंपनीज जिन्हें पीएलआई स्कीम में अप्रूवल मिली है वो उन प्रोडक्ट्स को बनाने में सप्लाई चेन इश्यूज फेस कर रहे हैं। देखो दोस्तों, भारत अभी भी कई सेक्टर के रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना जैसे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है और पीएलआई स्कीम कंपनी से मांगता है कि वो डोमेस्टिकली सोर्स करें, लोकली वैल्यू ऐड करें। ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली जब इसे लार्ज स्केल पे करना होता है। सोलर मॉड्यूल्स इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सोलर मॉड्यूल्स के पीएलआई स्कीम में 8.7 गीगावाट के फुल्ली इंटीग्रेटेड कैपेसिटी बिल्ड करने का टारगेट दिया गया था, पर 5 साल में सिर्फ 4 गीगावाट की ही कैपेसिटी बन पाई है। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने भी रिसेंटली लोकसभा में इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि इस सेक्टर में रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए हम इंपोर्ट्स पे निर्भर करते हैं, इसीलिए प्रोग्रेस स्लो है और इस कारण से गवर्नमेंट को स्कीम एक्सटेंड करना पड़ा। बेसिकली हमारे पास इकोसिस्टम की कमी है। हमने सप्लाई चेन इश्यूज को जड़ से सॉल्व नहीं किया है। कुछ सेक्टर्स में सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने से कुछ हासिल नहीं होगा। आई होप अब आपको जवाब मिल गया होगा दूसरे सवाल का भी कि क्यों कंपनीज को इंसेंटिव क्लेम करने में परेशानी आ रही है। चलिए अब लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि बाकी कुछ एशियन कंट्रीज ने डेवलपमेंट का क्या मॉडल अपनाया एंड क्या भारत के लिए भी वो सेंस बनाता है या नहीं। बहुत सारे एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और ऑफ कोर्स चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के दम पे अपने आप को ग्रो किया है। उन्होंने ग्रोथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल फॉलो किया है, द फ्लाइंग गीज मॉडल। गीज मतलब हंस। अगर आपने कभी हंसों को उड़ते देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो एक वी शेप में उड़ते हैं। सबसे आगे जो हंस उड़ता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है, वो हवा को चीरता है। इससे पीछे वाले हंसों को उसी स्पीड में उड़ने के लिए कम ताकत लगानी पड़ती है और जैसे ही सबसे सामने वाला हंस थक जाता है तो दूसरा हंस उसकी जगह ले लेता है और इस तरीके से हंसों का झुंड लंबी दूरी तय कर पाता है। एशिया में भी जो पिछले 70-80 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो इसी पैटर्न में हुआ है। सबसे एडवांस कंट्री नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का रिस्क लेती है और रास्ता बनाती है, फिर पीछे वाले कंट्रीज उस रास्ते को फॉलो करते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उसके पीछे कैपिटल और इंफ्रा बिल्ड करते हैं, मैन पावर ट्रेन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर जब एडवांस कंट्री वो जगह छोड़ती है तो पीछे वाले कंट्रीज में से कोई उसकी जगह ले लेता है और इसी मॉडल पे दोस्तों एशिया की कंट्रीज भी आगे बढ़ती चली गई। लेकिन फ्लाइंग गीज मॉडल ग्लोबलाइजेशन के कारण ही सक्सेसफुल बना। ग्लोबलाइजेशन का दौर था तो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को मॉनेटरी और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देते थे। ये एक विन विन मॉडल था। एडवांस कंट्रीज खुद सप्लाई चेन के उस हिस्से पे फोकस करते थे जिसमें वैल्यू क्रिएशन सबसे ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आईफोन ही ले लो। एप्पल आईफोन्स को डेवलपिंग कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करवाता है, लेकिन एप्पल खुद उसका डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग सब कंट्रोल करता है। एज अ रिजल्ट आईफोन के टोटल वैल्यू एडिशन का सबसे बड़ा हिस्सा एप्पल कैप्चर करता है, लगभग 58%।
डेवलपिंग कंट्रीज को वैल्यू चेन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो नहीं मिलता, पर फिर भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। एडवांस्ड कंट्रीज के सपोर्ट के कारण ही पिछले 80-90 ईयर्स में डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो कर पाए हैं। जापान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान और धीरे धीरे चाइना की बारी आई। इन सब कंट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के दम पे इकोनॉमिक मिरेकल का दौर देखा है। ये सब देख के भारत भी कुछ ऐसे ही ख्वाब सजाने लगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। जापान, साउथ कोरिया और चाइना के इकोनॉमिक मिरेकल के समय दुनिया काफ़ी अलग थी और आज के दिन दुनिया काफ़ी अलग है। जब जापान ग्रो कर रहा था तब उसको यूएस का समर्थन मिला, जिससे उन्होंने एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाई। 1960s में जापान का 30% एक्सपोर्ट्स यूएस जाता था। साथ ही में यूएस ने भर भर के जापान को लो इंटरेस्ट पे लोन्स दिए और टेक्नोलॉजी में भी मदद की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक पेपर के मुताबिक यूएस की जनता ने जापानीज इंपोर्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और टैरिफ्स की मांग की, पर यूएस की गवर्नमेंट ने इन मांगों को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, यूएस का ये समर्थन सिर्फ ट्रेड और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं था। यूएस जापान को डिफेंस में भी सपोर्ट कर रहा था और इसीलिए जापान का डिफेंस एक्सपेंडिचर उसके जीडीपी के 1% से भी कम था। अगर यूएस का सपोर्ट नहीं होता तो कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 1976 में जापान की इकोनॉमी 30% स्मॉलर होती। तो एशिया के इकोनॉमिक मिरेकल की शुरुआत असल में यूएस ने की। सिमिलरली जापान ने बाकी एशियन कंट्रीज को ग्रो करवाने में मदद की। 1962 से 1976 के बीच साउथ कोरिया को $954 मिलियन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिले, जिसमें से 66% इन्वेस्टमेंट्स जापान ने किए थे। चाइना जब अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहा था तो जापान ने उनको भी कंसेशनल लोन्स दिए। इनफैक्ट जापान पहली नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी जिसने चाइना को कंसेशनल लोन्स दिए। 1979 से 2022 के बीच जापान ने चाइना को 3.3 ट्रिलियन येन के लोन्स दिए थे। इन लोन्स की मदद से चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी यूएस का बड़ा हाथ है। 1980 में यूएस ने चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था और तो और उन्होंने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाने में भी मदद की। इन पॉलिसी चेंजेस के बाद यूएस की काफ़ी कंपनीज ने चाइना में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया। 2015 तक यूएस के चाइना में इन्वेस्टमेंट्स $228 बिलियन तक पहुंच गए थे। वहीं अगर आप यूएस के भारत में इन्वेस्टमेंट्स देखो तो वो आज भी बस $70 बिलियन के आसपास है, यानी चाइना के 2015 लेवल का भी 1/3। ऑल इन ऑल, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी। जहां लेबर चीप था वहां डेवलप्ड नेशंस इन्वेस्ट करने रेडी थी। डेवलप्ड नेशंस को ऑफशोरिंग से काफ़ी फायदा हो रहा था। प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे। साथ ही साथ उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए नया मार्केट भी मिल रहा था। और जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ और अपवर्ड मोबिलिटी का फ़ायदा मिल रहा था। और इस तरह से फ्लाइंग गीज मॉडल पे दुनिया आगे बढ़े जा रही थी। लेकिन अब जब भारत के ग्रो करने की बारी आई है तो पूरा सीन ही चेंज हो गया है। यूएसए अब ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन की तरफ चला गया है। आज के दिन देखा जाए तो यूएस और चाइना ही वो आगे वाले हंस हैं जिन्हें पीछे वाले कंट्रीज को सपोर्ट करना है। पर भारत को चाइना और यूएस से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो चाइना को यूएस से मिला था। यहाँ तक कि यूएस ने तो क्लैरिफाई भी कर दिया है कि वो भारत के साथ वही सेम गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने चाइना के साथ 20 साल पहले की थी। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. चाइना की बात करें तो 2020 के बाद चाइना और भारत के रिलेशंस में काफ़ी तनाव आ गए थे। कोविड के टाइम चाइना के भारत में अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को रोकने के लिए भारत ने प्रेस नोट 3 अनाउंस किया था। इस अनाउंसमेंट के हिसाब से भारत के बॉर्डर नेशन से आने वाले सारे इन्वेस्टमेंट्स पहले गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। उसी वक्त भारत चाइना के बीच बॉर्डर टेंशंस भी शुरू हो गए थे। एज ए रिजल्ट, पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी प्रेस नोट 3 नहीं हटा। फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमें चाइना से $160 मिलियन का एफडीआई मिला था, पर फाइनेंशियल ईयर 2025 आते आते ये नंबर गिर के $3 मिलियन हो गया। और आपको मैं एक बात बता दूं, पेटीएम जैसी कंपनी, स्विगी जैसी कंपनीज में चाइनीज फंड्स ने इन्वेस्ट किया था और बड़े बड़े अमाउंट्स इन्वेस्ट किए थे। तो चाइना से बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे उस टाइम पर, बट 2020 के बाद उस पर बहुत रोक लग गए। वैसे यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। क्या आज भी यही है, ये प्रेस नोट 3 वैलिड है? 10 मार्च 2026 से हमने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। शायद हमें समझ आ गया है कि यूएस से हमारी दाल नहीं गलने वाली है। अब इस मूव से एक्चुअल में कितना फ़ायदा होगा ये देखने वाली बात है। ओवरऑल दुनिया जिस दिशा में जा रही है उसमें भारत फ्लाइंग गीज मॉडल पे कितना ग्रो कर पाएगी ये कह नहीं सकते। बाकी एशियन कंट्रीज एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल से ग्रो कर पाई क्योंकि उन्हें एक्सपोर्टर का सपोर्ट मिला, पर भारत के लिए सपोर्ट तो दूर दूर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा हम ज़्यादा डेवलप कंट्रीज से कम्पीट ही कर रहे हैं।
तो क्या हमें मैन्युफैक्चरिंग छोड़ देना चाहिए और क्या हमें सर्विसेज पे फोकस करना चाहिए? दोस्तों, सर्विसेज सेक्टर, जिसे टेक्निकल भाषा में हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं, आज के दिन हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ साल दर साल बढ़ते जा रहा था। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टर्शरी सेक्टर का हमारे इकोनॉमी में 52% कॉन्ट्रीब्यूशन था। आज के दिन ये बढ़ के 56% हो गया है। पर इसमें भी हम जिस तरह के सर्विसेज दुनिया को ऑफर कर रहे हैं वो जल्द ही ऑटोमेट हो सकता है। आप आईटी सर्विसेज कंपनीज का मार्केट्स में हाल देख ही रहे हो, तो ये और कितने साल हमें मजबूती देगा पता नहीं। प्लस हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन नहीं की तो हमें प्रोडक्ट्स के लिए बाकी कंट्रीज पे ही डिपेंडेंट रहना होगा। और अगर सर्विस एक्सपोर्ट से जो हम डॉलर्स कमा रहे हैं वो बंद हो गया तो हम इंपोर्ट्स क्या देकर करेंगे? दोस्तों, आज के दिन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को भी वेपनाइज किया जा रहा है। यूएस ने चाइना पे सेमीकंडक्टर के बैन्स लगा दिए थे। एज अ रिजल्ट चाइना ने पूरे वर्ल्ड के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स और कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। टेम्पररीली ये बैन्स लिफ्ट हो गए हैं, पर चाइना इस टेक्नोलॉजी को बहुत स्ट्रिक्टली सेफगार्ड कर रहा है। कोई भी चाइनीज नेशनल किसी भी इंटरनेशनल रेयर अर्थ प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्रिटिकल सेक्टर्स में हम ऐसे भी दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं कर सकते। एक बार के लिए एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को डीप्रायोरिटाइज भी कर दिया जाए, साइड में भी रख दिया जाए, तो भी भारत को सेल्फ सफिशिएंट तो बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनना अब एक ख्वाब नहीं बल्कि ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर पीएलआई स्कीम्स किसी सेक्टर में वर्क नहीं कर रहा तो हमें उसे जल्द से जल्द बदलना होगा। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा जो प्रॉब्लम्स को जड़ से सॉल्व कर पाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें R&D और एडुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया। अब हमें रिसर्च में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हमें आगे बढ़ने के जब अवसर आए हैं तो हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। भारत के R&D स्पेंड्स 1% ऑफ जीडीपी से भी कम है, अराउंड 0.6%। दूसरी तरफ चाइना अपने जीडीपी का 2.5% R&D पे खर्च कर देता है। भारत का एजुकेशन एक्सपेंडिचर भी बाकी देशों से रिलेटिवली कम है। हमारे जीडीपी का बस 3 to 4% एजुकेशन में खर्च किया जाता है। चाइना और यूएस में ये नंबर 6% है और जापान तो अपने जीडीपी का 7% एजुकेशन को अलॉट करता है। और सिर्फ बजट ही नहीं, इन सारे कंट्रीज ने एजुकेशन के लिए काफ़ी सिस्टमैटिक अप्रोच लिया है। हमें अगर सही में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें जल्द से जल्द फिक्स करनी होगी। यही तय करेगा कि हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे या फॉरएवर डेवलपिंग कंट्री का टैग लिए घूमते फिरेंगे। आई होप आपको पीएलआई की नीड और करंट परफॉर्मेंस समझ आई हो। हमने पीएलआई स्कीम वाले बहुत सारे सेक्टर्स जैसे बैटरी, ऑटो, फार्मा, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब डिटेल में कवर किए हैं। सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप रेफर कर सकते हो। इस टॉपिक पे आपके क्या राय हैं या आपने अगर कुछ इस पे इंटरेस्टिंग मटेरियल कभी पढ़ा हो तो वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर देना। आपके अगर कुछ और भी व्यूज़ हो, इनसाइट्स हो तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं हर सैटरडे एक इंटरेस्टिंग सेक्टर, ट्रेंड या थीम पे बात करता हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए यवंतिका ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स को पढ़ा है, पीएलआई स्कीम्स को पढ़ा है, उनके परफॉर्मेंस को एंड टू एंड ट्रैक किया है, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें। तो थैंक्स टू यवंतिका ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल रिसर्च एंड थैंक्स टू यू ऑल फॉर लिसनिंग।